देखिए दोस्तों, जो पशु परिचर का एग्ज़ाम है उसमें जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके बारे में टॉपिक वाइज बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कोशिका टॉपिक है उसके क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि सर्वप्रथम कोशिकाओं की खोज की गई। कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन और स्वान, पुरकिंजे या रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। तो सबसे पहले कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा की गई थी। हमारा शरीर है वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, उन इकाइयों को क्या कहा जाता है? कोशिका कहते हैं। तो कोशिका है इसकी सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। तो 1665 में जो कोशिका की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा वो एक मृत कोशिका थी। मृत कोशिका। मृत कोशिका की खोज कॉर्क के टुकड़े में की थी, कॉर्क के टुकड़े से। तो कॉर्क के टुकड़े में मृत कोशिका की खोज की गई थी 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा। स्लाइडेन और स्वान की बात करें तो स्लाइडेन और स्वान ने इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। तो आपको पूछे कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। पुरकिंजे ने जीवद्रव्य शब्द के बारे में सबसे पहले प्रयोग किया था, यानी जीवद्रव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? पुरकिंजे के द्वारा। जीवद्रव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछे कि जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया था, तो हक्सले नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया था। रॉबर्ट ब्राउन थे, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। कोशिका में केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। अगर आपसे पूछे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ये एक मृत कोशिका थी, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले की थी। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। हमसे पूछा गया था कि कोशिकाओं की सबसे पहले खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन दे रखा है कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा था। तो ये पूछ रहे सबसे पहले किसने देखा था या कोशिका शब्द की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक मानव कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्र कितने होते हैं। जो मानव कोशिका होती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगर आपसे पूछे कि जोड़े कितने होते हैं, तो 23 जोड़े के रूप में पूछे तो 23 जोड़े आंसर हो जाएगा, और संख्या पूछे तो 46 हो जाएगा। तो 22 जोड़े होते हैं वो नर और मादा में समान होते हैं। 22 जोड़े गुणसूत्र नर और मादा होती हैं, उनमें समान गुणसूत्र होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? समजात गुणसूत्र या एलिंग गुणसूत्र। तो 22 जोड़े गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है? एलिंग गुणसूत्र। और जो एक जोड़ा होता है यानी 2 गुणसूत्र, ये नर और मादा में अलग अलग होते हैं। नर में क्या होंगे ये एक्स और वाई, और मादा में एक्स एक्स। तो ये 2 गुणसूत्र हैं वो अलग होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? विषम गुणसूत्र, विषमजात गुणसूत्र बोलते हैं, या लिंग गुणसूत्र भी कहा जाता है। लिंग गुणसूत्र। 2 गुणसूत्रों को लिंग गुणसूत्र कहते हैं, और जो 22 जोड़े होते हैं उनको एलिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो मानव की कायिक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक सुकेंद्रित कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या और आकृति है वो क्या कहलाती है? एक सुकेंद्रित यानी सुव्यवस्थित कोशिका है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या और आकृति है उसको क्या कहते हैं? तो सुकेंद्रित कोशिका में गुणसूत्रों की आकृति है उसको क्या कहेंगे? गुणसूत्र प्ररूप कहा जाता है। तो गुणसूत्र प्ररूप इसका आंसर हो जाएगा। कोशिकाएं जिनमें विभाजन नहीं होता, ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें विभाजन नहीं होता है? जनन कोशिका, तंत्रिका कोशिका, कायिक कोशिका या त्वचा कोशिका।
तो जो आपकी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी विभाजन नहीं होता है। तो तंत्रिका कोशिका जन्म लेने के बाद ही जो इंटरफेज होती है अंतरावस्था, तो उसी इंटरफेज में ही रुक जाती है, तो उसमें आगे कोई किसी भी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता है। तो तंत्रिका कोशिका आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यूकैरियोटिक और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें झिल्ली रहित कौन सा कोशिकांग होगा, कि जिनमें किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो झिल्ली रहित कोशिकांग का नाम पूछा है आपको। राइबोसोम, माइक्रोबॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या लाइसोसोम। तो राइबोसोम होते हैं, ये झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं। राइबोसोम क्या है, सबसे छोटा कोशिकांग होता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है तो राइबोसोम आंसर हो जाएगा, सबसे छोटा कोशिकांग। इसमें किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम का कार्य क्या होता है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, राइबोसोम के द्वारा। तो राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं, जो आपकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपर्दवी जालिका होती है उनमें रफ जो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका है उसमें, इसके अलावा जो लवक होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, आपके राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, राइबोसोम, जो कि झिल्ली रहित कोशिकांग है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इनकी खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, कैमिलो गोल्जी के द्वारा। कैमिलो गोल्जी के द्वारा किसकी खोज की गई थी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज की गई थी। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उनको और किस नाम से जाना जाता है, बेकर्स बॉडी या डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। बेकर्स बॉडी या क्या कहा जाता है, डाल्टन कॉम्प्लेक्स। डाल्टन कॉम्प्लेक्स किसको कहा जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है। लाइसोसोम होते हैं वो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन सा होगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है, क्योंकि इसमें जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन को निम्न में से किस रेखा चित्र में सही रूप से दर्शाया गया है। तो कौन सा आंसर होगा इसका, वायवीय श्वसन की बात करिए तो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज सबसे पहले किस में टूटेगा, ग्लूकोज से क्या बनाएगा, पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल। तो पायरुविक अम्ल है वो आगे किस में टूटेगा, आपको किस वायवीय श्वसन की बात की है तो इसमें श्वसन दो होते हैं, वायवीय और अवायवीय। तो वायवीय श्वसन में CO2 और जल में टूटेगा, CO2 और जल बनाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या बनेगा, पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल आगे CO2 और जल में टूटता है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि अनुरूप अंग के युग्म का चयन करना है। अनुरूप अंग कौन से होंगे, तो अनुरूप अंग होते कौन से हैं, जिनकी संरचना तो मूल संरचना होती है वो तो सेम होती है, लेकिन उनके कार्य वो अलग अलग होते हैं। जैसे चमगादड़ और कबूतर के पंख। चमगादड़ या पक्षी के पंख आ गए, कीट पतंगों के पंख आ गए, इनकी मूल संरचना है वो तो भिन्न होती है, लेकिन इनका कार्य सबका क्या है, ये हवा में उड़ने का कार्य करते हैं पंखों की सहायता से। तो ये क्या हो गए, अनुरूप अंग हो गए। तो आपको दे रखा है चमगादड़ एवं कबूतर के पंख, इंसान के दांत और हाथी के दांत, आलू या शक्करकंदी। तो कौन सा आंसर होगा, एक तो हो जाएंगे चमगादड़ के पंख और कबूतर के पंख और आलू और शक्करकंदी, यानी A और C इसका आंसर हो जाएगा। ये अनुरूप अंग कहलाते हैं। इष्ट कोशिकाओं में जनन की विधि क्या है। जो इष्ट कोशिकाएं होती है उनमें यानी और इष्ट कैसे बनेगा, तो किस विधि के द्वारा इष्ट कोशिकाओं में
जनन होता है। इष्ट कोशिकाएं होती है, उनमें जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। जैसे ये इष्ट है तो इसमें मुकुल यानी बड बन गए, छोटी छोटी गांठें बन गई, तो इससे क्या होगा? आगे इष्ट, दूसरे इष्ट का निर्माण हो जाएगा। तो किस विधि के द्वारा होता है? मुकुलन विधि के द्वारा होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कोशिका भित्ति में उपस्थित पौधों, कवक, जीवाणुओं की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रहने में सक्षम बनाती है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? हाइपोटोनिक इसका आंसर होगा।